जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आपसे कुछ दिन पहले खबर आप सबके साथ हमने साझा की थी और डिस्कशन उस पर किया था, जिसमें हमने बताया था कि रशिया 10 लाख इंडियन वर्कर्स चाहता है और अब इसके बाद ये अपडेट आया है जो विनय कुमार हैं, उन्होंने जो इंडियन एनवॉय उन्होंने ये बात कही है कि रशिया को जो है इंडियन वर्कर्स चाहिए 10 लाख जो खबर हमने बताई थी और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हालात हैं उस सब के बीच में जो वर्क फोर्स है उसकी पूर्ति करने के लिए भारतीय वर्कर्स की आवश्यकता है और न सिर्फ ये बात हम सिर्फ रशिया के लिए कह रहे हैं बल्कि हम आप सबको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले लगभग 4 वर्ष पहले जापान ने भी भारत से जो वर्कर्स हैं उनको माँगा था। साथ ही साथ इज़राइल ने भी लास्ट ईयर भारत से 1 लाख वर्कर्स की माँग की थी और ताइवान की भी बात करें, ताइवान से भी 1 लाख वर्कर्स की बात हुई थी और इज़राइल में 1 लाख तो नहीं बल्कि मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं याद बट पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करने के लिए इंडियन लेबरर्स की आवश्यकता। तो हम देख रहे हैं कि जो शक्तियाँ हैं इनको भारतीय वर्क फोर्स की आवश्यकता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इंडियन वर्कर्स के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहा है और जिस तरह की पॉलिसीज़ अपना रहा है, उस सब के बीच में ये किस तरह का संकेत है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, रशिया को अपने ही लोगों को जो हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है उनके लोग वॉर में लगे हुए हैं और इस सब के बीच में इंडियंस को जो उनकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको चलाने के लिए इंडियंस की आवश्यकता है। इसको क्या और कैसे देखना चाहिए? एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पर देखना चाहिए या फिर इसको हम और भी कोई इसका माने निकलता है? अंबर जी, जैसे आपने बताया था कि रशिया के अंदर इंडियन एनवॉय है विनय कुमार जी ने बोला है कि इंडिया के 1 मिलियन जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो रशिया को चाहिए। वो भी कौन से सेक्टर्स में चाहिए? वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और हेवी मशीनरी ऑपरेट करने वाले जो सेक्टर्स हैं। इससे पहले भी इंडियंस रशिया में काम करने जा चुके हैं और हुँ। अब जो नया रिक्वायरमेंट आ रहा है इससे मालूम पड़ता है कि रशिया के अंदर वर्क फोर्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही है। बताया जाता है बाय 2030 ये फिगर होने वाला है 31 लाख। तो ये जो फिगर है 10 लाख तक कंप्लीट नहीं होगा, 10 लाख के बाद भी ये बढ़ता जाएगा और जैसे-जैसे आप देखेंगे समय बढ़ता जाएगा, इसकी माँग बढ़ती जाएगी। तो एक बार आप ये भी देखेंगे कि भारत कम से कम आप 5-7 साल में देखेंगे कम से कम 50 लाख लोग भारतीय लोग रशिया में काम कर रहे होंगे और इसकी इतनी ज़रूरत इसके लिए है क्योंकि आज रशिया के अंदर मैक्सिमम जो उनके यूथ है वो रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं और रशिया की मेजर जो इकोनॉमी है वो डिफेंस ओरिएंटेड है और इसी के द्वारा वहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ रही है अदर इंडस्ट्रीज में क्योंकि जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती है रशिया वहाँ पे सिर्फ रशियन ही एम्प्लॉय हो रहे हैं पर जिससे कारण लेबर शॉर्टफॉल चालू हो गया है और हमसे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो दे विल बी पावरिंग रशियन ग्रोथ। ऑन द कॉन्ट्ररी हमने देखा है कि अमेरिका ने जिस तरह से इंडियंस को ट्रीट कर रहे हैं, इंडियन के H1B वीजा को वो रेगुलेट कर रहे हैं। भारत के अंदर भारत जो भारतीय वहाँ पे है और भारत के अंदर वो अपना रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाया है। किस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, जिस तरह से वो व्यवहार करके भारतीयों को चेन में डाल के भेज रहे हैं, ये एक वेलकम एक मूव है जिसके अंदर हम देखेंगे कि भारतीयों के बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। रशिया एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसके सिर्फ रशिया नहीं रहेगा, रशिया के आस-पास जो कंट्रीज़ है जैसे आर्मेनिया रहेगा, बेलारूस रहेगा, कज़ाकिस्तान रहेगा, किर्गिस्तान रहेगा, जितने भी जो पुराने सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स है, सब जगह भारत के वर्कर्स की माँग बढ़ती जाएगी। और ये भी देखिए ये सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं है। ये डिमांड आई थी थोड़े साल पहले जापान भी जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे 2021 में, वहाँ पे भी जापान ने बोला था कि आप भारत के सिर्फ स्किल्ड वर्कफोर्स को भेजिए ताकि वो जापानीज़ ग्रोथ को एक तरह से पावर कर सकें। देखिए भारत के अंदर जो अभी जो
टोटल फर्टिलिटी रेट बताया जाता है, टीएफआर है, वो अराउंड 1.9 या 2 के पास है। वो वेरी जो रिप्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, उसके लिए 2.1 होना ज़रूरी है। इवन चाइना के अंदर जो भारत के पॉपुलेशन के लगभग है, उधर भी 1.2 है और रशिया के अंदर भी टोटल फर्टिलिटी रेशियो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एजेड लोग बहुत जगह जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एजेड लोग ज़्यादा है। भारत के अंदर आज भी 67% हमारी पॉपुलेशन है, वो 35 इयर्स के नीचे है। तो एक तरह से स्किल्ड पॉपुलेशन है, एक तरह से एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, ग्रोथ यहाँ पे होनी है। अब जी। भारत के वर्कफ़ोर्स की ये छोड़िए, स्किल्ड वर्कफ़ोर्स की छोड़िए, इवन ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए भी भारतीय लोगों को बुलाया जा रहा है। इज़राइल ने एक बिल्कुल। तरह से उमेश जी, पहले इज़राइल से पहले मैं ताइवान पे बात करना चाहूँगी कि ताइवान ने 1 लाख इंडियन वर्कर्स की बात की और इनफैक्ट पे पैरिटी और इंश्योरेंस का भी उसमें वादा किया गया। लेकिन बात ये है कि इसको हम क्या एक जेन्युइन अपॉर्च्युनिटी काउंटर चाइना और एक लेबर डिप्लोमेसी के थ्रू? देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे-जैसे ये कंट्रीज़ है, जैसे चाइना है, ताइवान है, वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोग नहीं है काम करने के लिए और भारत के अंदर स्किल्ड वर्कफ़ोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उसको शॉर्टेज को फुलफ़िल करने के लिए ताइवान ने 1 लाख भारतीयों को इनवाइट किया है कि आप यहाँ पे आके काम करिए विथ ऑल सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। ताकि उनको एक तरह से आश्वासन दिया जाए कि हम आपको अच्छी वर्किंग पॉपुलेशन भी एक वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, ताइवान का जो पर कैपिटा इनकम है, जो है वो अराउंड मेरे ख्याल से $50,000 का है। भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम है अराउंड $2,800 जो चाइना में है $12,000 है। तो इससे मालूम पड़ता है कि वो इकोनॉमी कितनी एडवांस है। और सेकंड आप ये भी देखिए ना कि ताइवान के अंदर एक तरह से वहाँ पे लोगों ने फैमिली सिस्टम्स के ऊपर उन लोगों ने एक तरह से दे आर नॉट गोइंग फॉर फैमिली सिस्टम एनीमोर। वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप्स हो रहा है, जिस हिसाब से विमेन का इंडिपेंडेंस का बात हो रहा है। तो और बहुत सारे लोग अभी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन चाइल्ड क्योंकि उसके रिलेटेड जो खर्चे हैं बहुत महँगे हो चुके हैं। इसके कारण आप ये देखिए चाइना के अंदर भी उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अबैंडन करके अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी किया है। इसका आप देखिए कि पॉपुलेशन जो कम हुआ है, उनकी जो यंग पॉपुलेशन, वहाँ पे लेबर ही नहीं है काम करने के लिए चाइना में। जो आपकी फैक्ट्रीज़ के अंदर ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर लो लेबर नहीं है। चाइना के अंदर बताया जाता है इतने सारे लोग हैं, बट वहाँ की फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए नहीं है, वहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करने के लिए लोग नहीं है। सब लोग चाइना के अंदर अपस्किलिंग कर चुके हैं, अब सबको चाहिए व्हाइट कॉलर जॉब, सब ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं और इसके द्वारा वहाँ पे भी लेबर शॉर्टेज हो चुकी है। लेकिन उमेश जी, अब हम इज़राइल पे बात करते हैं क्योंकि इज़राइल ने भी पैलेस्टीनियंस के रिप्लेसमेंट में भारतीय वर्कर्स को माँगा। अब सवाल ये है कि जिस तरह से वेस्ट एशिया में हालात बने हुए हैं, वेस्ट एशिया जिसको मिडल ईस्ट हम कहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ मिडल ईस्ट में हमें नज़र आता रहता है। ऐसे में हम अपनी लेबर फ़ोर्स को, वर्क फ़ोर्स को वहाँ पर भेजकर क्या उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? हम जानते हैं कि इज़राइल हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छी दोस्ती है, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बनकर रह जाती है इस सब के बीच में। देखिए लास्ट ईयर जब हम 2024 का ही डेटा है कि बहुत सारे इंडियन एब्सोल्युटली। अ, काम करने गए हैं रशिया के अंदर, वो भी रशिया के अंदर यूक्रेन बॉर्डर के अंदर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग हमारे इंडियंस ऐसे हैं जहाँ पे अगर काम अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलता है, तो थोड़ा उमेश बहुत जी, 1 सेकंड यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि उस सब के साथ में एक खबर ये भी आई थी कि रशिया-यूक्रेन वॉर में इंडियंस को जॉब अपॉर्च्युनिटी के नाम पर वहाँ को वॉर पर लगाया जा रहा है, जिसके बाद पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक वो भी जारी किया था और लोगों को बताया था कि इस तरह के किसी उसमें ना आए, बहुत सारी एजेंसीज़ इस तरह का लियोर करके लोगों को भेज रहे थे। क्योंकि वहाँ पर लोगों की शॉर्टेज हो रही थी उस सब के चलते। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है इस सब में, ख़ास तौर से ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ में लेबर या वर्कफ़ोर्स को भेजना। देखिए बहुत जगह तो सब लोगों को सब कुछ मालूम रहता है। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। एक गूगल के अंदर अगर उस एरिया का नाम डालेंगे तो उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो एजेंसीज़ है उनको भी मालूम है, जो जा रहे हैं उनको भी मालूम है।
ऑफिशियली अलाउड नहीं होता है, पर अनऑफिशियली वो इसी बहाने जाते हैं और वो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में जाके भी काम करने को तैयार है। देखिए हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, वहाँ पे प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं। जो आप हुँ, बॉर्डर इश्यूज अगर हमारा जो पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर हो, भले ही पंजाब हो या राजस्थान हो, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इंडियंस आर नोन टू बी प्रोन फॉर टेकिंग रिस्क। तो इसके लिए वो बॉर्डर एरियाज में भी जाके काम करने को तैयार है। अब हुँ, आपने इसराइल के बारे में बोला, इसराइल के अंदर बताया जाता है कि उनके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारत बहुत सारे भारतीय वर्कर जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह अच्छा पे कर रहे हैं और उनको मालूम है कि जो भी उधर जा रहे हैं, तो उनकी जो जान-माल की सुरक्षा है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। देखिए इसराइल के नागरिक खुद भी उधर काम कर रहे हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है और थोड़े दिन जाने के बाद वो लोग यूज़्ड टू हो जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको देखिए सुरक्षा का प्रॉब्लम तो रहता ही है। इसका कोई मैं ये नहीं बोलूँगा कि अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज़ सेफ, बट उधर जाके अपने आप को ढाल लेते हैं। इंडियंस आर जस्ट लाइक दिस। जिस देश में जी, जाते हैं वहाँ पे जाके कॉम्प्लायंस सिटीज़न्स हैं। हम आप अमेरिका में भी देख लीजिए 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन है, बट हम उधर के 6% टैक्स भरते हैं। हमारे वहाँ पे इंडियंस अकाउंट फॉर 8% ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। जितने भी सीईओज़ हैं, वो इंडियंस हैं। तो कहीं न कहीं बताया जाता है कि इंडिया का वर्क कल्चर क्या है। इंडियंस वहाँ पे जाके अडॉप्टेड कंट्री में सारे रूल्स फॉलो करते हैं। रूल्स भले ही देश के हमारे देश के अंदर भले ही नहीं करे, वहाँ पे जाके उन अपने आप को अच्छी तरह से ढाल देते हैं। दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ इंडियन। और जी। वहाँ पे जब वो ट्रबल मेकर्स नहीं है, वहाँ पे जाके वो ये नहीं बोलते कि हमको शरिया लॉ चाहिए, जैसे ब्रिटेन में आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे तो शरिया लॉ अब हाँ, एस्टेब्लिश हो चुका बिल्कुल है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग इंडियंस को देखते हैं कि ये तो पीसफुल लोग हैं, अपना पढ़ाई और काम से लेना-देना रखते हैं, किसी तरह के किसी प्रोटेस्ट में या इस तरह के किसी हल्ले-गुल्ले में शामिल नहीं होते। तो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को वहाँ की समझ में आ गया कि इंडियन बहुत पीसफुल है और अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन उमेश जी, जापान की हम बात करेंगे कि जापान में जो हम जानते हैं कि एक एजिंग सोसाइटी है, सब में जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, भारत की उसको एंट्री मिल रही है। लेकिन क्या भारत की जो स्किल्ड मैनपावर है, उसको एक्सपोर्ट करके वो कहीं ब्रेन ड्रेन तो नहीं कर रहा है खुद को? क्योंकि हम रशिया को देखिए, भी बेच रहे भारत हैं, हम इज़राइल को भी दे रहे हैं, हम अमेरिका, यूरोप सब जगह भारत की वर्कफोर्स जा रही है। तो क्या ब्रेन ड्रेन तो नहीं होगा? देखिए, वो तो होना ही है। एक तरह से अगर बाहर आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो आप डेफ़िनेटली जाओगे। इससे क्या होगा भारत के अंदर एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है कम अगर वर्कर्स का, उनकी पे पैकेजेज़ भी बढ़नेगी क्योंकि डिमांड बढ़ती है। जब जब सप्लाई ओवर सप्लाई होता है तब क्या करती है बड़ी कंपनीज़ वो आपकी पे पैकेजेज़ को कंट्रोल करके रखती है। जब वहाँ से अगर आपके पास टैलेंट का डेप्थ होगा तो यहाँ पे भी अच्छा पे किया जाएगा। तो एक तरह से मैं इसको एक मार्केट का एक डिमांड एंड सप्लाई वाला रूप देख लीजिए। अच्छी बात है, यहाँ पे भी लोगों की जो इनकम है वो बढ़ने वाली है। इनफैक्ट अगर ये जो बाहर से अगर अगर अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, इट हुँ। क्रिएट्स बेटर लिविंग अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर एक्जिस्टिंग वर्कफोर्स इन इंडिया। ये मेरा मानना है। जी। अब मैं बात करना चाहूँगी कि जो इसके स्ट्रैटेजिक डायमेंशन हैं, उस पर क्या भारत को अपने जो वर्कफ़ोर्स हैं उसके ग्लोबल डिप्लॉयमेंट पर कोई एक फ़ॉरेन पॉलिसी के एक टूल के रूप में देखना चाहिए या फिर जो रेमिटेंस की बात करते हैं या गुडविल डिप्लोमेसी इस तरह? मेरे ख्याल से तो भारत को अभी क्लियर कट बोल देना चाहिए अमेरिका को, अगर आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाते हो, तो हम जो सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपोर्ट टैलेंट है, जो हमारा ह्यूमन वर्कफ़ोर्स है, हम उसको हुँ, सैंक्शन कर देंगे, हम आपके पास नहीं भेजेंगे। आप हमारे यहाँ पे आके हमारे जो क्रीम टैलेंट है, उसको अट्रैक्ट करते हो, वी विल नॉट अलाउ एनी टैलेंट टू अमेरिका। बस इतना भारत सरकार बोल दे, तो कल अमेरिका अपने जो टैरिफ वॉर चला रहा है, वो चुपचाप बैठ जाएगा। मैं आपको सीरियसली बोल देता हूँ, भारत सरकार को इसका एक तरह से अमेरिका को एक तरह से समझा देना चाहिए। जयशंकर साहब को बोल देना चाहिए कि भारत की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसको ऑप्शंस मिल चुके हैं। ये दिस कैन बी यूज्ड एज़ एन इफेक्टिव लेवरेज। अमेरिका के अंदर लोगों को समझ में आना चाहिए, इंडियन वर्कफोर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं चल सकता। इवन अरब कंट्रीज़ में मैंने सुना है, बहुत जगह एक्सप्लॉइटेशन होता है। जब डिमांड बढ़ती रहती है और ऑप्शंस बढ़ जाएँगे, तो इंडियन वर्कफोर्स
तो इंडियन वर्कफोर्स को रिस्पेक्ट के जैसे देखा जाएगा। ये बड़ी बात है और ये काम इसके लिए हो सकता है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, डोभाल जी कर रहे हैं, जयशंकर साहब कर रहे हैं। इन लोगों की डिप्लोमेसी के कारण आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है अंबर जी, नहीं तो कहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे। इंडियंस बाहर भी जाते थे तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको जिस नजरिए से देखा जाता था वो डिफरेंस चेंज हुआ है। लोगों ने देखा है कि आज इंडियंस को, इंडियंस एंड पाकिस्तानी एंड इंडियंस एंड बांग्लादेश के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। पहले इन सबको एक ही कैटेगरी में देखा जाता था, अब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है उनको टेररिस्ट के जैसे लोग देखते हैं। दिस इज द डिफरेंस। वहां पे भी जो पाकिस्तानी हैं वो इंडियन इंडियन नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं, ऐसी हालत है। एब्सोल्युटली। और ये बात तो है और ये फ़र्क प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से आया है, जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं और रहते हैं, उनको बड़े सम्मान से देखा जाता है। और ये बात भी है कि सऊदी अरेबिया और इस तरह की कंट्रीज़ में देखें जो ख़ास तौर से जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं या मिडल ईस्ट की हम बात करते हैं उनमें, तो वहाँ पर पहले से ही जो लोकल्स हैं, इरानियंस हैं, सऊदी अरेबियंस हैं, ये पाकिस्तानी और भारत में जब बात आती है तो वो भारतीयों को चुनते हैं, उनको हिंदी पे भरोसा होता है। पूछते हैं क्योंकि शक्लें तो एक जैसी होती हैं पाकिस्तानियों की और इंडियंस की, तो वो पूछते हैं कि हिंदी, अगर वो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी, तो वो अगर हिंदी होता है तो वो करते हैं, पाकिस्तानी होता है तो ऐसे-ऐसे कर देते हैं बिकॉज़ दे डोंट लाइक पाकिस्तानी। उनको पता है कि पाकिस्तानी और इंडियंस में कितना फ़र्क होता है, तो वो हिंदी अरे जो है उसको बड़ा पसंद करते हैं। अब आप सोचिए, एक जी, मैं अब ऐड करना चाहूंगा कि सऊदी के अंदर पाकिस्तानियों को उन्होंने बैन करके रखा है क्योंकि पाकिस्तानी उधर जाके भीख मांगते हैं। पाकिस्तान जी। में बताया जाता है कि वहां पे जो बेगिंग इंडस्ट्री है, ग्लोबल बेगिंग इंडस्ट्री, फोर्टी आप टू दुबई बिलियन चले जाएँ, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग सारे के सारे माँगते हैं दुबई में, पूरे यूएई में जाइए, कहीं भी जाइए सऊदी में, ये लोग नॉर्मल वीज़ा लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके भीख माँगना शुरू कर देते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं। सऊदी अरेबिया ने कितने सारे लोगों पर बैन लगाया, क्या कुछ किया। लेकिन अब सवाल ये होता है उसमें यूएई भी शामिल है। अगर हम भारत पर वापस आते हैं और भारत की अगर हम बात करें, जब भारत के अपने घर में अब सवाल ये उठता है क्योंकि बड़ा मुद्दा है रोज़गार। पॉलिटिक्स के रूप में बात करें कि विपक्ष की बात है, विपक्ष हमेशा बात करता है कि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, किसान की बात होती है, लेकिन हम युवाओं की बात करते हैं, तो ऐसे में यूथ को बाहर भेजना या अपनी वर्क फोर्स को बाहर भेजना, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, सक्सेस या फिर गवर्नेंस का फेलियर? देखिए, ये तो सक्सेस की बात है। हमारे पास ह्यूमन वर्कफोर्स ज़्यादा है और बाहर अगर ये लोग जाके आएँगे, तो वहाँ से भी स्किल्स लेके आएँगे। भारत में आके ये स्किल्स के रिलेटेड वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। उनको समझ में आएगा कि बाहर कैसे बिज़नेस किया जाता है, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। इंडिया के अंदर आके जो बाहर उन्होंने स्किल सीखा है, उसका जो प्लांट है, उसकी जो छोटी सी कोई भी कार्यशाला, कोई भी प्रयोगशाला वो लोग भारत के अंदर लगा सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। देखिए, जो अपोज़िशन बोलता है, तो उनको तो समझना चाहिए कि आपको धरना देने के लिए, ये सब के लिए तो कोई आपको वीज़ा देगा नहीं। जब तक आपके पास स्किल है, स्किल्स रहेगा तो ही आपको एक तरह से जॉब मिलेगा। तो भारत के यूथ को ये समझना पड़ेगा, उनको अपने आप को अपस्किलिंग करने की ज़रूरत है। भले ही वो एक्जिस्टिंग जॉब में भी रहो, तो आप अपस्किलिंग करते रहो, कुछ नया सीखते रहो। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको अडॉप्ट करते रहो। जितना ज़्यादा आप अडॉप्ट करोगे, जितना आप ज़्यादा आप सीखोगे, ये भारत के लिए अच्छा रहेगा। देखिए 67% हमारा पॉपुलेशन है, जो 35 के नीचे है। आप समझ लीजिए 1 करोड़ लोग हमारे ऐसे हैं जो 35 के नीचे हैं। तो सबसे बड़ा ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन वर्कफ़ोर्स है। चाइना के अंदर भी ह्यूमन वर्कफ़ोर्स नहीं है, उन्होंने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स करके 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है और जितने ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ बाहर मिलेंगे, भारत के एक्जिस्टिंग वर्कफ़ोर्स के अंदर भी एक डिमांड आएगी, उनके अंदर भी उनको भी जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, यहाँ पे जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको भी एक अच्छा पैकेज मिलेगा, कॉम्पेंसेशन पैकेज। नहीं तो इंडस्ट्रीज़ क्या करेगी, वो आपके ऊपर एक तरह से दबाव डालेगी। और ये भी देख लीजिए, यूएस के अंदर फायरिंग हो रही है, सब जगह फायरिंग हो रही है। सारे कंपनीज़ भारत के अंदर अपना प्लांट लगा रहे हैं और भारत के अंदर भी युवाओं को जॉब मिल रहा है। अगर सही स्किल है तो मिल जाता है। आप धरने पे जाओगे या जंतर-मंतर पे बैठ जाओगे तब आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है? और अगर आप अपस्किलिंग करोगे, आप कुछ कोर्स करोगे,
आप स्किल करोगे डेफिनेटली जॉब्स है आज मार्केट में। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब राहुल गांधी के पास तो सब चीज है, क्योंकि उनको कांग्रेस की डायनेस्टी के कारण उनको एक सत्ता मिल चुकी है। बाकी जो यूथ है ना, आपको नहीं मिली है। देखिए राहुल गांधी तो आराम से, मतलब 1000 साल उनकी 1000 पुश्ते भी आराम से बैठ के काम ना करे तो भी चल सकता है। आप लोगों को काम करने की जरूरत है, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल क्लाउड के लिए। आप कितना कर लोगे धरना प्रदर्शन करके, 1 साल 2 साल, आगे कौन देखने वाला है। आप अपने आप को अपस्किल करिए, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज पक्का मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तो स्पष्ट है कि इंडिया की जो वर्क फ़ोर्स है, उसकी डिमांड अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत अपनी वर्क फ़ोर्स को एक स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में यूज़ करेगा या उन्हें चीप लेबर बनाकर दुनिया की मज़दूर मंडी में खड़ा कर देगा? जवाब ढूँढना होगा, क्योंकि अब सिर्फ़ इकोनॉमी का नहीं, इंडिया की डिग्निटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी सवाल है। बड़े सवाल हैं और भारत सही दिशा में जा रहा है, और जिस तरह से भारत अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, उस सब के बीच में कई सारी बड़ी अपडेट हो रही है। ये भारत को एक नई दिशा में ले जाकर खड़ा करते हैं। अंबर जी, उमेश जी। जी। मैं अंबर जी, मैं ये बात करता हूँ कि भारत सरकार अपने सिटीजन्स के लिए ध्यान रखती है। यूक्रेन युद्ध में भी आपने देखा है कि वहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा उन्होंने एक रेस्क्यू प्रोग्राम चालू करवाया था, जिसको पर्सनली ज्योतिरादित्य सिंधिया मॉनिटर कर रहे थे। यही काम उन्होंने सूडान में भी कराया है, यही काम उन्होंने ईरान इसराइल में भी ईरान के युद्ध। रिसेंटली। हाँ, तो भारत जो अपनी वर्कफोर्स को एक स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स मानती है, स्ट्रेटेजिक एसेट मानती है, और उनके लिए कुछ भी काम कर सकती है। ये भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। कांग्रेस सरकार जी। को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस सरकार क्या करेगी उस समय, वो ये देखेगी कि राहुल गांधी के लिए टी शर्ट मंगाने के लिए अमेरिका के एक प्लेन भेज देती थी, जो पहले वो नेहरू साहब करते थे, आपको मालूम है। नेहरू के बताया जाता है कि सिगरेट के लिए एक प्लेन जाता था, सिर्फ उनकी सिगरेट लाने के लिए, एक स्पेसिफिक ब्रांड की सिगरेट। ये सब काम होता था नेहरू सरकार में। डिफरेंस आप देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि जो गल्फ से जो लोग आए थे, उधर मैक्सिमम जो कम्युनिटी थी वो मुस्लिम कम्युनिटी की थी। उस कम्युनिटी जो कभी बीजेपी को वोट नहीं करता है, उसको भी भारत सरकार देख रही है। इसी को बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये मोदी सरकार का डिफरेंस है। बिल्कुल, उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी अहम बातें हमारे साथ साझा की, और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जाने की अपॉर्च्युनिटी में रहते हैं, तलाश में कि कहीं से कोई खबर मिले। और ये अब जो इंडियन एनवॉय विनय कुमार है, उनकी तरफ से अपडेट आया है कि इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स शॉर्टेज जो रशा में है, उस सब के लिए भारतीय वर्कफोर्स की डिमांड है, और अभी 10 लाख इंडियन वर्कर्स की शुरुआती जो दौर है उसमें रिक्वायरमेंट है। आगे चलकर ये जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप बाहर जाकर एक करियर बना सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।